श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, मम्मी डैडी सुनो ना, पेरेंटिंग पार्ट 5। हम चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी का पार्ट देख रहे थे। पेरेंटिंग के अभी तक 4 पार्ट्स देखे हैं। पहले 3 पार्ट्स में हमने देखा कि हमने बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की है। आपने कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे हैं, उनके सवाल जवाब भी हो चुके हैं। पार्ट 4 में हमने शुरुआत की थी चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी इस विषय की। हालांकि यह विषय बहुत ही महत्व का है, बहुत सेंसिटिव है, फिर भी बहुत विस्तार से और जितनी आवश्यक है उतनी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने देखा पार्ट 4 में कि लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी किसे कहते हैं। जनरली हम ऐसा कहते हैं कि लैंगिकता सेक्सुअलिटी का मतलब इंटरकोर्स से हम जोड़ते हैं, इसलिए बच्चों में और सेक्सुअलिटी ये शब्द सुनते ही हम बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि इसकी अधिकृत जो डेफिनेशन की गई है, जो हमने देखी थी, जिस कृति से, जिस एक्शन से सेक्सुअल ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं, उद्दीपित होते हैं, उसको सेक्सुअल एक्ट कहा जाता है। यह हमने बहुत विस्तार से देखा था। जैसे कि पुरुषों के ऑर्गन्स होते हैं, बच्चों के ऑर्गन्स होते हैं, उसमें लड़कों के पेनिस होता है, लड़कियों का वजाइना होता है, क्लाइटोरिस होता है। इन ऑर्गन्स में अगर स्टिमुलेशन होता है, उद्दीपन होता है, तो जिस किसी एक्ट के कारण, जिस किसी कृति के कारण ये चीज़ें होती है, उसको सेक्सुअल एक्ट कहा जाता है। ये हमने देखा है। और ये जो सेक्सुअलिटी की एक बार हम व्याख्या स्वीकारते हैं, तो ये सेक्सुअलिटी हमारी बहुत बचपन से शुरू होती है। सही में देखा जाए तो हम गर्भ में जब होते हैं तभी से शुरू होती है, और जन्म के शुरुआत से ही शुरू होती है। ये भी हमने देखा है। ये भी हमने पार्ट 4 में देखा है कि 1 साल के बच्चे होने के बाद में वो खुद के शरीर के साथ में अपना पूरा शरीर एक्सप्लोर करने की जो कोशिश करते हैं, उसमें इंद्रियों के साथ में खेलते हैं। जैसे वो नाक को एक्सप्लोर करते हैं, अपने चेहरे को एक्सप्लोर करते हैं, अपने कानों को खींचकर देखते हैं, अपने आंखों में उंगलियां डालने की कोशिश करते हैं, मुंह में उंगलियां डालने की कोशिश करते हैं। उसी ढंग से अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी वो पहचानना चाहते हैं, क्या होता है जानना चाहते हैं, उसका परिचय अपने साथ में करवाते हैं, उसके साथ में खेलते हैं। 2 साल के बच्चे होने के बाद में वो केवल अपने तक सीमित नहीं रहते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ में भी खेलते हैं। दूसरे बच्चों के जो ऑर्गन्स है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, उनके नाक खींचकर देखते हैं, कान खींचकर देखते हैं, उसी ढंग से उनके इंद्रियों के साथ में भी खेलते हैं। फिर हमने देखा कि जब बच्चे 4-5 साल के होते हैं तो ये एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे बच्चों के साथ में वो सेक्सुअल प्लेस खेलने लगते हैं। अपोजिट सेक्स के होने के बाद में एक दूसरे को सेक्सुअली एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं, कम से कम उद्दीपित करने का प्रयास करते हैं, दूसरे के सेक्स के ऑर्गन के साथ में खेलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम डॉक्टर जैसे प्ले कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये नॉर्मल चीज़ है, करीबन हर बच्चों में ये होती है। हमने ये भी देखा कि जो बच्चे माँ बाप के साथ में पलते बढ़ते हैं, जिनको माँ बाप की निकटता बहुत मिलती है, उन बच्चों में ये सेक्सुअल प्लेस ज़्यादा होते हैं। जो बच्चे अकेले होते हैं, माँ बाप का सान्निध्य जिनको नहीं प्राप्त होता है, निकटता जिन्हें प्राप्त नहीं होती है, उन बच्चों में ये जो खेल होते हैं, प्ले होते हैं, वो कम होते हैं। ये भी हमने देखा है। और बहुत विस्तार से बात करते वक्त हमने देखा है कि ये जो खेल है, इसमें से कोई भी बुराई आगे के जीवन में क्रिएट होने की संभावना नहीं होती है। जैसे कि अगर भाई बहन इस ढंग के खेल खेले तो उनमें इंसेस्ट यानी बहुत नज़दीक के रिलेशन में सेक्सुअल रिलेशन पैदा हो, ये होने की गुंजाइश नहीं होती है। लड़के लड़के एक दूसरे के साथ में अगर इस ढंग के प्ले करते हैं, खेल खेलते हैं, तो उसमें से होमोसेक्सुअलिटी तैयार हो, ऐसी बात नहीं होती है।
या फिर लड़की लड़कियां एक दूसरे के साथ में इस ढंग के खेल खेलते हैं, तो उसमें से भी इस ढंग की कोई भी, जिसको हम लेस्बियनिज्म कहते हैं, ऐसी कोई चीज निर्माण होगी होगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है या गुंजाइश भी नहीं होती है। यह केवल खेल है, यहां तक हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि माता पिता को किस ढंग से बच्चों ने देखना चाहिए, और उसके बारे में काफी विस्तार से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। हमारे बच्चों के जीवन में जो माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप का जीवन जैसा देखते हैं, उसके कारण उनके जीवन की, खुद की विवाह की या वैवाहिक जीवन की नींव डाली जाती है, फाउंडेशन डाला जाता है। हमने ये भी देखा था कि हमारे यहाँ के बच्चे जनरली माँ बाप को झगड़ते हुए देखते हैं, एक दूसरे के बारे में बड़ा भुला बुरा भला कहते हुए सुनते हैं, गाली गलौज करते हुए सुनते हैं, कभी कभी मारपीट करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी प्रेम करते हुए नहीं देखते हैं। क्योंकि बच्चों के सामने प्रेम करना ये गलत बात है, ये कहीं तो भी हमारी धारणा है। यानी जो बच्चे हमें बचपन से देखते आए हैं, वो क्या देखते हैं कि माता पिता एक दूसरे के साथ में झगड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम झगड़ते हैं तब इतने गुस्से में होते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं होती है, और इन गुस्सों में या फिर गुस्से की अवस्था में हम इस ढंग से बर्ताव करते हैं कि जिसका परिणाम ऐसा होता है कि हम अलग ढंग से उनके सामने बात करते हैं, बच्चे सामने ये भी हमें ध्यान में नहीं रहता है, और फिर बच्चों को हमेशा हम झगड़ते हुए देखते हैं, हमें दिखता है, या फिर बच्चों को ऐसा दिखता है कि माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं। ये बातें हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि बच्चों ने माता पिता को प्रेम करते हुए देखना कितना आवश्यक है। मैंने कहा था कि माता पिता अगर झगड़ना चाहते हैं तो बच्चों को कहीं तो भी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे और बाद में वे झगड़े, लेकिन बच्चों के सामने नहीं झगड़े। आप शायद ये भी कहोगे कि क्या पति पत्नी में कभी कभी झगड़ा होता है, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए? वो तो कल जाकर पता चलने ही वाला है। लेकिन जिन दिनों में जिस बचपन में उनकी सभी चीजों की नींव डाली जाती है, फाउंडेशन डाला जाता है, उन दिनों में अगर वो हमेशा माँ बाप को झगड़ते हुए केवल देखे, प्रेम करते हुए कभी ना देखे, तो किस ढंग का फाउंडेशन उनका तैयार होगा। इसलिए हमने कहा था कि माँ बाप एक दूसरे के साथ में प्यार से बैठे हैं, एक दूसरे के साथ में नजदीक बैठकर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को हगिंग कर रहे हैं, कभी कभी किसिंग भी कर रहे हैं, तो ये देखना कोई गलत बात नहीं है। उल्टा बच्चे ऐसा देखते हैं तो माता पिता का रिलेशन इस ढंग का होता है, ये उनके दिमाग में बात एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है, ये भी हमने देखा था। दूसरी बात, बच्चों को हम जब बड़ा करते हैं तब जनरली माता पिता का रिलेशन और बच्चे एक थोड़ा सा विरोधाभास तैयार होता है। बच्चों की सुरक्षितता के लिए, अब ये नया मुद्दा है जो लास्ट टाइम मैंने नहीं लिया था, बच्चों की सुरक्षितता के लिए हमेशा माँ बाप दोनों के बीच में बच्चों को सुलाते हैं। अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, चलने लगता है, समझने लगता है, बातचीत करने लगता है, उसकी उम्र कम होती है, इसलिए हम उसको बीच में सुलाते हैं। और फिर माँ बाप राह देखते हैं कि बच्चा जब सो जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे के नजदीक में आएंगे। अब बच्चे की समझ बढ़ गई है, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये जो जगह है ये माँ की जगह है, ये मेरी जगह है, पिताजी की जगह ये है। ये उसके दिमाग में फिट बैठ जाता है। और फिर माँ बाप हमेशा राह देखते बैठेंगे कि बच्चे जब सो जाएंगे तभी हम एक दूसरे के साथ में नजदीक में आएंगे। ये सिचुएशन जो भारतीय घरों घरों में हमको देखने को मिलती है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है। हालांकि माँ बाप का बेडरूम जहां है उसको सट कर बच्चे का बेड हो सकता है, चाहे पालना हो सकता है, नजदीक में हो सकता है, सुरक्षा को देखते हुए। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, 2 साल के ऊपर हो जाएगा, तो शायद उसकी जगह
और शिफ्ट की जा सकती है, दूसरे रूम में उसको भेजा जा सकता है। लेकिन बचपन से जब से उसको समझ आती है तब से उसके दिमाग में एस्टेब्लिश होना चाहिए कि माता पिता जो है वो मेरे माता पिता है, लेकिन वो पति पत्नी है, उनका ये बेड है, ये बेड पर दोनों सोते हैं। ये उसके दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक बात है। इसलिए हमेशा बच्चों की बेडरूम माता पिता के बेडरूम से अलग होनी चाहिए। कम से कम बच्चे 2-3 साल के होने के बाद में उनको सेपरेट सुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर वैसी व्यवस्था हमारे घर में संभव है तो। लेकिन कम से कम बीच में सुलाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि माँ और पिताजी दोनों के बीच में बच्चे सो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मित्रों, बच्चे बड़े होते हैं, करीबन 4 साल के बच्चे होने के बाद में वो कुछ सवाल पूछते हैं। अब अलग अलग सवाल होते हैं। जैसे कि सवाल होता है, मैं कहां से आया, मेरा जन्म कैसा हुआ। अब ये बहुत नेचुरल सवाल है। उसके दिमाग में ये सवाल आया, उसका सही जवाब देना बहुत आवश्यक है। लेकिन आमतौर पर इंडियन भारतीय माँ बाप किस ढंग से इस सवाल का जवाब देते हैं? उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को यह समझने की उसकी उम्र नहीं है, इसलिए सही जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर माँ बाप कहेंगे हमने तुझे हॉस्पिटल से लाया। कुछ जो माँ बाप जवाब देते हैं तुझे नर्स से लाया। कुछ माँ बाप तो यहां तक कहते हैं कि हमने तुझे भिखारी से खरीद कर लाया। या फिर कुछ माँ बाप ऐसे भी कहते हैं कि तू कचरे के ढेर पर पड़ा मिला था, वहां से उठा कर लाया। जो अस्तित्व बच्चे को प्राप्त हुआ है, उस अस्तित्व की शुरुआत के बारे में उसे हम ये बातें कहते हैं। अब इसमें सबसे माइल्ड जवाब हो गया हॉस्पिटल से तुझे लाया, जो आधा सच भी है, क्योंकि मां गई थी प्रेग्नेंट होने के बाद में, जब वो प्रसूत हो रही थी, उसके प्रेगनेंसी के आखिरी के समय में वो हॉस्पिटल में थी, वहीं बच्चा पैदा हुआ, इसलिए तुझे हॉस्पिटल से लाया। ये जो हम कह रहे हैं वो शायद आधा अधूरा सच हो सकता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था, मुझे वहां से उठा कर लाया, ये मेरे माँ बाप ने वहां से उठा कर लाया। अभी ये बच्चे की उम्र 4 साल के आसपास है। वो माँ बाप से बहुत जुड़ गया है, माँ बाप के प्रति उसके दिल में बहुत प्रेम है। ऐसी अवस्था में उसे ये डर बैठता है कि कहीं मुझे फिर से हॉस्पिटल में ना भेजा जाए, या मेरे माँ बाप फिर से मुझे हॉस्पिटल में ना भेज दे। ये डर का उसके मन में बहुत परिणाम होता है, उसके मन पर बहुत परिणाम होता है। शायद हो सकता है नर्स से लाया तो उसे हमेशा लगता है कि नर्स मुझे फिर से उठा कर ले जाएगी, क्योंकि उसी ने मुझे दिया है। और ये भिखारी से लाया, खरीद कर लाया, और खास कर कचरे के ढेर पर से उठा कर लाया, ये तो बहुत ही बुरे जवाब है। ऐसे कोई भी जवाब हमने नहीं देने चाहिए। अभी आपके शायद दिमाग में यह सवाल आएगा कि इतने छोटे बच्चों को हम कैसे समझाएं। आजकल तो बच्चों को समझाना बहुत आसान है। बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये भी बहुत आसानी से उनको समझाया जा सकता है। इस उम्र के बच्चों ने कुछ चीजें देखी हुई होती है। जैसा हमारे यहाँ परंपरागत कुछ त्योहार होते हैं, उसमें घर में ही पेड़ पौधे लगाने की प्रथा होती है। जैसे कि राई को हम जमीन में डालते हैं, एक घर में ही उसको उगाने की कोशिश करते हैं। गौरी के दिनों में ये होता है। कई बच्चों ने देखा होता है, राई डालते हुए देखा होता है, बाद में उसको उसमें से छोटे छोटे पौधे उगे हुए देखे होते हैं। तो हम उनको समझा सकते हैं, ऑलरेडी उन्होंने देखा है। भाई आपके सामने हमने राई ली थी, सरसों कहते हैं, ये सरसों के बीज डाले थे। ये बीज डालने के बाद में उसको पानी दिया था, वहां मिट्टी थी, थोड़ा सा खाद था।
ये खाद मिट्टी और पानी में से बाद में वो जो राई हमने डाली थी, सरसों डाली थी, उसमें से ये पौधे पैदा हुए हैं। उसी ढंग से माता के पेट में पिताजी बीज डालते हैं और बच्चे का जन्म होता है। तो इस ढंग से तुम्हारा जन्म हुआ है, ये हम बच्चे को कह सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके आसपास जानवर है, जानवर को बच्चे होते हैं। अभी एक्चुअली जानवर के बच्चे होते हैं ये दिखाना शायद आपके लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। उस समय और सभी चीजें एक साथ मिलाना बहुत कठिन होगा। लेकिन फिल्मों में आजकल तो कई फिल्मों में हमको देखने को मिलता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जानवर के जो बच्चे पैदा होते हैं, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे हिरण का हो, ये बच्चा कैसा पैदा होता है, ये 4 साल के बच्चों को हम आसानी से दिखा सकते हैं। इसमें कोई अश्लीलता की बात नहीं है। ये बच्चा देखेगा और उसको ये समझाया जा सकता है कि इसी ढंग से मां के पेट में से बच्चा पैदा हुआ है और तू मां के पेट में से पैदा हुआ है। ये सही जवाब हमने उसको देना चाहिए। तो मित्रों, ये जो सेक्सुअल गेम्स के बारे में हम कह रहे थे और सवालों के जवाब देने के बारे में जो हमारी बात चल रही थी, उसमें हमेशा हमारे जवाब साइंटिफिक होने चाहिए, सच होने चाहिए। बच्चे को समझते हैं नहीं समझते हैं इसकी ज्यादा फिक्र न करते हुए उनको समझेगा ऐसी भाषा में उनके साथ में वार्तालाप करना चाहिए। लेकिन 100% सही जवाब हमने देने चाहिए। हम अगर गलत जवाब देते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। और यहां से हमारा सेक्स एजुकेशन शुरू होता है। हालांकि इन सवालों का जवाब देना ही सेक्स एजुकेशन है। अब ये सेक्स एजुकेशन के बारे में हमारे भारत में स्थिति क्या है? घर घर में तो वातावरण ऐसा है कि यहां पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ में सेक्स इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं। तो घर में मां बाप अपने बच्चों के साथ में चर्चा करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। घर के बाकी मेंबर जो होते हैं, एडल्ट होते हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार है, वो भी इस विषय पर कभी एक दूसरे के साथ में बात नहीं करते हैं। ये हमारे घर घर का वातावरण है। दूसरी सीखने की जगह होती है हमारी, खास कर जगह होती है वो, यानी हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में भी ये बातें हमको सिखाई नहीं जाती है। जैसा भी बायोलॉजी में शरीर का परिचय करवाया जाता है, 9वीं क्लास से बायोलॉजी का विषय शुरू होता है। 9वीं 10वीं क्लास में जब बायोलॉजी सिखाया जाता है तो जो भी पढ़ाने वाला टीचर होता है वो अपने ब्लैक बोर्ड की ओर देखकर बोलता है, वो बच्चों की ओर देखना भी पसंद नहीं करता है। बाकी बच्चे भी अपनी नजर जो है वो नीचे डालकर सब बातें सुनते हैं। अब ये वातावरण में किस ढंग से वो इन चीजों को आत्मसात कर पाएंगे, सीख पाएंगे? ना ही उनके सामने खुलकर ये बातें की जाती है और ना ही इस सेशन में कोई बच्चे सवाल पूछते हैं। ये मैंने कई स्कूलों में देखा है। तो परिचय कैसा होगा? हमारे ही शरीरों के ऑर्गन्स का ठीक ढंग से परिचय होने की गुंजाइश नहीं है, जो कि हमारे हैं। हमें उसकी जानकारी मिलना आवश्यक है। तो मित्रों, हमारे समाज में एजुकेशन के माध्यम से यह विषय को नहीं समझाया जा सकता। मैंने इस विषय के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि महाराष्ट्र जैसा एकदम प्रोग्रेसिव स्टेट जो है, वहां पर सेक्स एजुकेशन की शुरुआत करने का जो प्रयास हुआ, हमारे एक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने वसंतराव जी पुरके, उन्होंने बहुत आग्रह से ये सेक्स एजुकेशन शुरू करने का प्रयास किया और उसको बहुत कड़ा विरोध हुआ। विरोध करते वक्त जो लोग, यानी खास कर जो एमएलएज इसके खिलाफ भाषण दे रहे थे, वो बड़े बड़े दावे करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति में ये ऐसा वगैरह वगैरह ऐसी बातें कर रहे थे और मुझे बैठे बैठे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि हमारे लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति ही मालूम नहीं।
ना ही उनको खजुराहो मालूम है, ना ही उनको कोणार्क मालूम है, ना ही उनको पुरी जैसा जगन्नाथ मंदिर जो है हमारे देश का सबसे पवित्र मंदिर है, उसके ऊपर किस ढंग के चित्र लगे हैं, ऊपर में किस ढंग के शिल्प है, इसकी जानकारी है। हम भारतीय लोग इस विषय को कितना इजीली लेते थे, कितनी सामान्य तरीके से इसके बारे में सोचते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस दुनिया का पहला सेक्स एजुकेशन देने वाला व्यक्ति वो भारत में पैदा हुआ वात्सायन, कामसूत्र लिखने वाला, ये भी हमें पता है नहीं पता है। और वही हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल टिपिकल जो कैथोलिक्स की बात होती है वो बात कह रहे हैं और भारतीय संस्कृति उसको कह रहे हैं। लेकिन सेक्स एजुकेशन तब शुरू नहीं हो पाया। इसलिए मित्रों, हमारे बच्चों का सेक्स एजुकेशन करने की जिम्मेदारी गार्डियंस पर है, माता पिता पर है, अभिभावकों पर है, और हमको वो बहुत ही सक्षमता से निभानी चाहिए। अभी सेक्स एजुकेशन करने का मतलब क्या है? कि बच्चों को बिठाना और उनके सामने बात करना, यह भी हो सकता है अगर बच्चे खुद होकर पूछे नहीं ऐसे सवाल। सबसे बढ़िया शुरुआत हो सकती है कि घर में स्त्री और पुरुष के चित्र जिसमें पूरे शरीर की जानकारी है ऐसे लाकर लगा दीजिए, खुले में लगा दीजिए। शायद हो सकता है आपके घर का वातावरण थोड़ा सा बहुत कंजर्वेटिव हो, तो बच्चे ऐसे छुप छुप कर उसके तरफ देखें। खुद बड़े खुले आंखों से देखिए, वहां ऑर्गन्स का परिचय दिया होगा ही, उस परिचय के बारे में बातचीत करें बच्चों के सामने। यह शुरुआत हो सकती है। इसको नाक कहते हैं, इसको कान कहते हैं, इसको आंख कहते हैं। इस ढंग से पूरे शरीर को ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, इस ढंग से शुरुआत हो सकती है। या फिर आपका लड़का लड़की कोई भी कोई सवाल पूछे तो सवाल का जवाब देने के तरीके से भी सेक्स एजुकेशन शुरू हो सकता है। लेकिन कोई तो भी आप उनकी क्लास ले रहे हैं, उनको एजुकेट करने के लिए बुलाकर उनका कोई स्पेशल सेशन ले रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। इतना इजीली वो होना चाहिए। अभी जब आप अपने बच्चों का 7-8 साल तक के बच्चों का, 10 साल तक के बच्चों का एजुकेशन करोगे, तब लंबा चौड़ा भाषण ना दे। 15-20 मिनट का, आधे घंटे का सेशन काफी है। और जो चीजें हम लोगों के सामने यानी अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं, उसी के साथ में समाज में क्या मान्य है, क्या अमान्य है, मॉरल वैल्यूज क्या है, मॉरलिटी किसे कहते हैं, हमारे समाज में क्या अच्छा समझा जाता है, क्या बुरा समझा जाता है, इसके बारे में भी हमको उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। जो भी हम जानकारी देना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बच्चों को समझेगा या नहीं समझेगा। जो आवश्यक जानकारी है वो आसान भाषा में उनको समझेगा, इस भाषा में उनके सामने ये जानकारी दे। जितना समझेंगे उतना वो समझेंगे, नहीं समझेंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन शब्द उन्होंने सुने हुए रहेंगे। जब भी लैंगिक शब्द बच्चे बोलते हैं, चाहे उसके लिए अच्छा शब्द उपयोग में लाते हैं, चाहे जिसको हम लोगों के सामने उपयोग में नहीं लाना चाहिए इस ढंग का कोई शब्द का उपयोग करते हैं, असभ्य शब्द जिसको हम कहते हैं, ये शब्दों का जब बच्चे प्रयोग करते हैं तब उनको ठीक ढंग से समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ये जो तुमने शब्द का उपयोग किया है उसको असभ्य समझा जाता है। ये शब्द मुंह से निकालना सभ्य नहीं समझा जाता है। लोगों के सामने ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये होता है। ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। अभी कभी कभी बच्चे ऐसे कोई शब्द सीख कर आते हैं, मैंने प्रसंग देखा है, बच्चे ने ये शब्द उपयोग में लाया घर में, अब उसको तो उसका मतलब भी ठीक ढंग से मालूम नहीं, उसने बड़े पैमाने पर यह शब्द का उपयोग किया।
जैसे ही ये शब्द का उपयोग करता है, मां अपना मुंह छुपाती है, वो मुंह छुपाकर हंसने का प्रयास करती है या फिर हंसी दबाने का प्रयास करती है। पति घर में आने के बाद में उसको कहती है, अरे क्या सीख के आया, मालूम है क्या आपको, आज ऐसा ऐसा कह रहा था। ये वो सुनता है, उसको लगता है इससे उसके कारण उसको प्रोत्साहन मिलता है, वो शब्द बार बार उपयोग में लाता है। इसलिए इस ढंग से उसके बारे में विनोद करने का प्रयास, उसके ऊपर हंसने का प्रयास, ये जाने अनजाने में उसको प्रोत्साहन देना होता है, ये हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। क्या समाज मान्य है, क्या समाज में उसको अच्छा समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, ये उसके सामने ठीक ढंग से हमने बात रखनी चाहिए। शरीर संबंधी जो भी शब्द हम उपयोग में लाते हैं, चाहे वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में हो, चाहे किसी भी बारे में हो, तो योग्य और भाषा में जो प्रमाणभूत शब्द है, वो शब्द उनके सामने हमने ठीक ढंग से रखने चाहिए। जैसे ऑर्गन से, पुरुष के ऑर्गन को लिंग कहा जाता है, इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। स्त्री के ऑर्गन को योनि कहा जाता है, वजाइना कहा जाता है। इस ढंग से ये बातें उनके सामने रखनी चाहिए। कई बार कई घरों में मैंने देखा है कि इनके लिए पर्यायी शब्द ढूंढे जाते हैं, नूनू है, पोपट है। अब बच्चे के यानी लड़के के ऑर्गन को पोपट कहा गया। मेरा एक मित्र, पत्रकार मित्र है, एक दिन उसका फोन आ गया। उसने जो किस्सा सुनाया बहुत इंटरेस्टिंग होने के कारण मैं आपको सुना रहा हूं। वो कह रहा था कि उसका और उसके बेटे के साथ में, बेटे की उम्र अभी 8-9 साल की, बेटे का और उसका बहुत अच्छा, 8-9 साल की नहीं, 6 साल की, बेटे का और उसका बहुत अच्छे ढंग से उसका संबंध था। दोनों में काफी अच्छी मित्रता थी। एक दिन देखा बाप ने उठने के बाद में कि उसका बेटा अपनी पैंट खोलकर अंदर देख रहा है। पैंट खोलकर अंदर में देखा, हाथ लगाया और एकदम से खुश होकर हंस दिया। बाप को लगा कुछ तो भी काटा होगा, इसलिए उसने पैंट, कुछ काटा क्या तेरे को? नहीं 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 नहीं। फिर क्यों खुश हुआ तू? नहीं, मेरा पोपट नहीं उड़ा। पोपट नहीं उड़ा यानी बच्चा कहने लग गया, नहीं मेरा पोपट जगह पर है। अब बाप को समझ में आ गया पोपट का मतलब क्या कह रहा है। हालांकि उसके घर में यह शब्द नहीं उसको बोला गया था। पोपट यानी वो लिंग के बारे में कह रहा है, उसका लिंग नहीं उड़ गया, इस बारे में वो लड़का खुश हो रहा था। बाप ने मेरे साथ चर्चा की। मैंने कहा कि गंभीर है, पहले उसके साथ में ठीक ढंग से बात कर। पोपट नहीं उड़ गया, उसको क्या कहा गया, ये थोड़ी जानकारी निकाल। क्या जानकारी निकली? ये 6 साल का लड़का, पड़ोस की एक 6 साल की लड़की, दोनों खेल खेल रहे थे। ये लड़की इसी के उम्र की होने के बावजूद शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छी थी, इसलिए दौड़ में भी वो जीत जाती थी। पानी पर पत्थर फेंक रहे हैं, उसमें भी जीत जाती थी, हर चीज में जीत जाती थी। तो इसको एक बात सूझी, इसने शर्त लगाई कि तू हर चीज में जीत रही है, अभी हम शू करेंगे, जिसकी शू लंबी जाएगी वो जीतेगा। अब इसके पास पेनिस था तो इसकी शू लंबी गई, लड़की की शू लंबी नहीं गई। उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से गुस्से में वो अपने मां से पूछने चले गई। मां से उसने किस्सा बता दिया कि मैं सब बातों में जीती हूं, लेकिन एक यहां हार गई, मुझे क्यों नहीं है वो पोपट, क्योंकि मां ने उस चीज को पोपट कहा था। मुझे पोपट नहीं है, उसको पोपट है, उसको पोपट है, इसलिए उसकी शू लंबी गई। अब जो मां पढ़ी लिखी थी, बीएड हुई थी, अपने बेटी को पोपट कहती है, लिंग को, वो मां कहती है, क्योंकि उसने पूछा कि मुझे क्यों नहीं है ये पोपट। अब मां के सामने सही में क्या जवाब देना, ये होगा सवाल। उसको जो सूझा उसने फटाक से जवाब दे दिया।
उसने जवाब दिया कि तू जब पैदा हुई तभी तेरा पोपट उड़ गया था। ये लड़की ने जो जवाब सुना वो आकर उस लड़के को कहने लग गए, तू जीता क्यों? क्योंकि तेरा पोपट अभी तक है इसलिए तू जीता। मैं जब पैदा हुई तब मेरा पोपट उड़ गया था, इसलिए मैं हार गई। तेरा पोपट उड़ने के बाद में फिर से हम खेलेंगे। और फिर वो दिमाग में उसके बैठ गया कि मेरा पोपट कभी ना कभी उड़ सकता है, उड़ जा सकता है। और उस डर के मारे वो सुबह में देख रहा था कि उसका पोपट है कि नहीं, कि उड़ गया। यह जब पिताजी को पता चल गया, फिर पिताजी को एक स्पेशल सेशन लेना पड़ा। और इस सेशन में ये पोपट नाम की कोई चीज उड़ने वाली नहीं होती है। ये लिंग होता है। स्त्री और पुरुष में ये भेद होता है कि पुरुष को ये लिंग होता है, पेनिस होता है, स्त्री को नहीं होता है, उसको योनि होती है, वगैरह वगैरह। ये फर्क ठीक ढंग से समझाया गया ताकि उस बच्चे के मन से ये जो डर है मेरा पोपट कभी ना कभी उड़ जाएगा, वो डर पूरे जिंदगी भर निकल जाए। तो मित्रों, इस ढंग से ये जो बातें कही जाती है, ऐसे कोई शब्दों का उपयोग ना करें। जो प्रमाण भाषा में शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हीं का उपयोग करें। और ऐसी काल्पनिक चीजें तो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ में ना करें। अब ये बच्चों की दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है और बहुत गंभीर समस्या है। बच्चों का लैंगिक शोषण होने का प्रमाण बहुत ज्यादा है और हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा है। उल्टा भारत में लैंगिक शोषण होने का प्रमाण और ज्यादा होने की गुंजाइश है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलीज बहुत क्लोज होती है। नजदीक के रिश्तेदारों का बहुत एक दूसरों के साथ में एक्सेस होता है, संबंध होते हैं। सभी लोग बच्चों के साथ में प्यार करते हैं। नजदीक के रिश्तेदारों ने बच्चों के बारे में प्रेम को व्यक्त करना, प्यार करना, यह बहुत कॉमन चीज मानी जाती है और इसमें कोई बुरा नहीं माना जाता है। और इसलिए हमारे यहां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी बहुत चांसेस होते हैं। बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यह बहुत देखना आवश्यक है। इसके बहुत बुरे परिणाम आगे के जीवन में होते हैं। अगर बच्चों का उनके बचपन में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया तो उसमें से कई प्रकार की विकृतियां जन्म लेती हैं। एक तो सेक्सुअल क्षेत्र में विकृतियां पैदा होती है और वो वहीं तक सीमित नहीं रहती है, उसका रूपांतरण बहुत ही हिंसात्मक हो जाता है। मर्डरस प्रवृत्ति भी उसमें से निर्माण हो सकती है। ऐसे कई केसेस आज तक देखे गए हैं। साइको एनालिसिस में इसके कारण जो मिले वो बचपन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मिला और इसलिए आज के जमाने में इसको बहुत महत्व दिया जाता है कि किसी भी हालत में बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे 5-6 साल के होते होते हमने उनको समझाना चाहिए ये गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तुम्हारे उम्र से अगर कोई 3-4 साल ज्यादा बड़ा है और तुम्हारे साथ किसी भी बारे में जबरदस्ती करना चाहता है तो उसको ना बोलना सीखो। तुम्हारे साथ कोई लैंगिक क्रीड़ा करना चाहता है, लैंगिक खेल खेलना चाहता है तो उसको ना कहना सीखो। तुम्हारी उम्र से 3-4 साल बड़े बच्चे ऐसा करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है, यह उनको ठीक ढंग से समझाओ। और केवल ना बोलने तक सीमित नहीं तो ये बात आकर अपने माँ बाप से कहो, यह भी उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि आपके हाथ में काफी बातें बची रहे। इवन भाई बहन अगर 2-3 साल की से ज्यादा उनमें गैप है तो उनको अलग अलग सुलाना चाहिए, ऐसा भी इस क्षेत्र के तज्ञ लोग कहते हैं। और बच्चों को निडर होना हमको सिखाना पड़ेगा। अगर कोई भी बड़ी व्यक्ति 3-4 साल से ऊपर की और बड़ी व्यक्ति कोई तुमको किस करना चाहेगी, जैसा हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि भाई कोई गाल पर अगर किस करता है तो इट्स ओके, लेकिन तुम 4-5 साल की हो गई हो और कोई तुम्हारे ओठों को चूम रहा है तो यह गलत बात है, सीधा ना कहो और माँ बाप से आकर कहो।
या फिर तुमको अलग ढंग से चिपका कर रखने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलत बात है। ना कहो और माँ बाप से आकर कहो। इस ढंग से ये बातें उनको हमने सिखानी चाहिए। गलत जगह हाथ लगाता है, यानी प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाता है कोई 4-5 साल के ऊपर की बड़ी व्यक्ति, तो उसको ना कहो स्ट्रेट वे, और माँ बाप को आकर कहो। ये बातें हमको अलग अलग ढंग से उनको समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, उनके साथ में इसके बारे में खुलकर बात करनी पड़ेगी, तो हम अपने बच्चों को लैंगिक शोषण से बचा सकेंगे। बॉडी चेंजेस जो हमारे शरीर में होने शुरू होते हैं, वो आजकल 10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाते हैं। टीनेज तक रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बारे में शुरुआत से हमें जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि लड़की अगर है तो उसके स्तनों का आकार बढ़ता है, और जनरली एक स्तन ज्यादा बढ़ता है, दूसरा स्लो बढ़ता है। तो कई लड़कियां बहुत अस्वस्थ हो जाती है। उनको ये पता नहीं होता है कि नॉर्मल है, नेचुरल है। शायद कई माँओं को भी ये पता नहीं होता है कि एक स्तन ज़्यादा बढ़ना ये नॉर्मल है, दूसरा स्तन कम बढ़ता है, धीरे धीरे दोनों साथ में आ जाते हैं। इसकी जानकारी हर माँ को होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके समय में उसने सब छुपा कर रखा था, शायद उसका इस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया था। आजकल बच्चों को हर घर में आईना होता है, आईने के सामने खड़े होते हैं, इसलिए ज़्यादा तीव्रता से ध्यान में आता है। कपड़े भी इस ढंग से होते हैं कि जहाँ से पता चले, दोनों का साइज़ पता चले, तो इस कारण उनके शायद ज़्यादा तीव्रता से ये बात ध्यान में आती है। तो ये बातें उनको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि वो अस्वस्थ ना हो। ये नॉर्मल है, नेचुरल है, उसकी पता चलना चाहिए। माहवारी की बात है, जिसको हम MC पीरियड कहते हैं, उसके बारे में पहले से पता चाहिए, और बहुत अच्छे ढंग से ये जानकारी हमने दे देनी चाहिए। मैंने एक उदाहरण दिया था, हमारे मन में जो परिणाम हुआ है। हमारे ज़माने में शायद लड़कियों को माहवारी थोड़ी देरी से आती थी, 12वें 13वें 14वें साल तक आती थी। कुछ लड़कियों को 14वें साल तक आती थी। आजकल 10-11 साल की लड़कियों को भी माहवारी आती है। ये माहवारी क्या चीज़ होती है? मुझे याद है हमारे क्लास में एक लड़की ने रोना शुरू कर दिया था। हम स्कूल में थे, शायद 8वीं या 9वीं में कुछ तो भी थे। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। उसमें से एक उसकी सहेली उठी, वो जाकर टीचर को बोली, टीचर बाहर गए, टीचर ने स्त्री टीचर को बुलाया, स्त्री टीचर आई, सब बच्चों को, हमारे स्कूल में जितने भी लड़के थे क्लास में बैठे हुए, सब क्लास के लड़कों को बाहर कर दिया। और बाद में छुप छुप कर कुछ तो भी हुआ। उस दिन हमारी क्लास आधी हुई थी, उसके बाद में हुई नहीं। हम सब बच्चे चर्चा कर रहे थे उस लड़की को, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया। ना लड़कों को इसकी ठीक ढंग से जानकारी थी, किसी को भी नहीं थी, शायद लड़कियों को थी, लेकिन एक डर सा माहौल हमारे मन में बैठ गया। हम लड़के होने के बावजूद कुछ तो भी डरावनी चीज हुई। क्या हुआ? बुखार से गिर गई थी, क्या हुआ था उसको, कुछ पेन हो रहा था, क्या हो रहा था, कुछ भी कभी समझ में नहीं आया। ये तो 1-2 साल बाद पता चला कि वो माहवारी की कोई तो भी प्रोसेस थी और उस कारण ऐसा हुआ था। उस वक्त नहीं पता चला था। अब उस लड़की के मन में कितना डर तैयार हुआ होगा। मेरे जानकारी के अनुसार उस लड़की को पता नहीं था ये क्या चीज है, अचानक हुई थी। शायद दूसरी लड़कियों को ऑलरेडी माहवारी शुरू हो गई थी, इसलिए उन लड़कियों को पता था। मैंने एक बार माहवारी का पहला काउंसलिंग कैसा हुआ, इस बारे में काफी लड़कियों के इंटरव्यूज लिए थे। मैं करीबन 15 साल तक यूथ कॉलम चलाता था। उस दरमियान मुझे 90% से ज्यादा लड़कियों ने जो कहा वो बहुत गंभीर था। ज्यादातर लड़कियों ने कहा कि हमें जब पहली माहवारी आई तब तक हमें पता ही नहीं था कि माहवारी क्या चीज होती है। ज्यादातर लड़कियों ने कहा, मोर देन 50%। लेकिन 90% के ऊपर लड़कियों को जो काउंसलिंग हुआ तो वो क्या था? काउंसलिंग इस ढंग का था कि भाई ये जो है स्त्री जन्म के साथ में ये कटकट आती है, हर स्त्री को ये भुगतना पड़ता है,
तुम्हें भी अभी जिंदगी भर ये भुगतना पड़ेगा। डायरेक्ट नेगेटिव काउंसलिंग कि ये स्त्री जन्म से ही जो स्त्री जन्म लेती है उसको भुगतना पड़ता है। अब तुम्हारा भुगतना शुरू हुआ, अब जन्म भर तुमको इसको भुगतना है। निगेटिव काउंसलिंग से ही शुरुआत होती है। अब इसको भुगतना ही मान लिया तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी कठिनाई, हर महीने में भुगतना है। ठीक है, उसके साथ में थोड़ी तकलीफ होती है, ये बात सही है, लेकिन ये जीवन की बहुत अच्छी बात है। इस कारण तो नए बच्चे का जन्म होता है, नए मानव का जन्म होता है। इस बात को एक वेलकमिंग एटीट्यूड से देखना चाहिए कि भुगतना कहना चाहिए। तो एक नॉर्मल शारीरिक कोर्स है। हमारे शरीर में अंडबीज पैदा होता है, यानी स्त्री के शरीर में अंडबीज पैदा होता है। अगर उसका उपयोग गर्भ ठहरने के लिए नहीं हुआ है, अब उसके पीछे की प्रोसेस शायद आपको कहना है, नहीं कहना है, उम्र क्या है हमारे बच्चों की। हमेशा जब हम बच्ची के बारे में कुछ बोलते हैं, बच्चों के बारे में कुछ बोलते हैं, तो घर में भाई बहन अगर है तो दोनों एक दूसरों के सामने ये बातें करनी चाहिए। यानी लड़की को अलग से बुलाकर उनको जानकारी दी, लड़कों को अलग से बुलाकर उनके बारे में जानकारी दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के शरीर के बारे में जानकारी एक दूसरे को मिलनी चाहिए। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि अंडबीज पैदा होता है। ये जो अंडबीज है उसका अगर उपयोग नहीं होता है तो वो वेस्ट जाता है और माहवारी की वो प्रोसेस है। यहां तक तो बात बहुत अच्छे ढंग से हम समझा कर बता सकते हैं। और आपके घर में अगर शरीर का चार्ट है तो उसमें तो आप पूरा पूरा बता ही सकते हो कि ये फिलोपियन ट्यूब्स कौन सी है, गर्भाशय कौन सा है, क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है, ये सब समझा सकते हो। कम से कम 10-11 साल के बच्चों को, बच्चियों को तो आप समझा ही सकते हो। तो ये बातें उनको ठीक ढंग से समझानी चाहिए। अब मेरा एक अनुभव मैंने आपसे कहा, अभी दूसरा अनुभव आपसे कहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव है। ये दूसरा जो अनुभव है वो मेरे खुद से जुड़ा हुआ अनुभव है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग अनुभव है। मेरे घर में मैं सबसे बड़ा लड़का, मां स्कूल में काम करती थी, बाकी सब भाई बहन थे, छोटे थे, 2 बहनें 1 भाई। और भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे घर में जब मेरी मां की माहवारी शुरू होती थी तब वो 4 दिन अलग से बैठ जाती थी। ये परंपरा थी हमारे देश में। इसीलिए मंदिरों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। सबरीमला का प्रकरण अभी भी बड़े पैमाने पर चर्चित है, तो इसको अपवित्र माना जाता है। अब उसके पीछे का उद्देश्य क्या था वगैरह वगैरह, इस परंपरा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली ये अपवित्र चीज है। और इस अपवित्र अवस्था में स्त्री ने कोई भी घर का काम नहीं करना है, किसी को छूना तक नहीं है। गलती से अगर किसी का हाथ उसको लग गया तो उसको अपने कपड़े निकाल कर फेंकने हैं, नहाना है और फिर दूसरे कपड़े पहनने, तभी वो पवित्र होगा। यहां तक उसने छुई हुई कोई चीज खानी नहीं है, कम से कम खाने की चीजें है वो खानी नहीं है। ये सब नियम थे। तो ये 4 दिन मुझे घर के सब काम करने पड़ते थे। भाई बहनों को देखो, उनका नहाना देखो, खाना पकाना, सबको खिलाना, बर्तन मांजने से सब काम करना। तो ये 4 दिनों को मैं बहुत डरता था। अब मुझे क्या कहा जाता था उन दिनों में, हालांकि मैं 9वीं क्लास में था, तब तक मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या है। मुझे कहा जाता था कि कौवे ने छुआ है। अब हमारे वर्धा में बहुत कौवे थे, बड़े पैमाने पर कौवे आते थे। अब हर माह में ये बात होती है, माँ को कौवा छूता है। माँ को कौवा छूने के बाद में मुझे 4 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। मैं तो अंदर से डरा रहता था। कई बार ऐसा होता था कि काम इतना ज्यादा होता था कि मैं स्कूल नहीं जा पाता था। इस अवस्था में
धीरे धीरे मेरे ध्यान में आया कि मां टॉयलेट जाती है और टॉयलेट जाने के बाद में आने के बाद कहती है कौवे ने छुआ। तो मेरे दिमाग में कहीं तो भी बैठ गया था कि ये कौवा नाम की चीज है और टॉयलेट में जाकर छूता है मां को। अब हमारा जो टॉयलेट था तो बाहर से एक थोड़ी ग्रिल्स थी। अब ग्रिल्स में से तो कौवा अंदर जाना संभव नहीं था। मैं हमेशा इमेजिन करता था मां को कौवा कैसे छूता है। और कई बार मां टॉयलेट को जाने के बाद में आसपास के सब कौवे उड़ाने का प्रयास मैं करता था, पत्थर ले लेकर उनको मारता था ताकि कोई भी कौवे ने मां को नहीं छूना चाहिए। ये कई सालों तक से मैं करता रहा। 9वीं क्लास हुई, 10वीं हुई, 10वीं तक मुझे पता नहीं था, मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी नहीं था। अब मेरे ही क्लास में से कुछ हमारे यहाँ 9 से सेपरेशन हो जाता था। मैथमेटिक्स ग्रुप अलग रहता था, बायोलॉजी ग्रुप अलग रहता था। बायोलॉजी में जूलॉजी रहता था, केमिस्ट्री रहता था। मैथमेटिक्स ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता था। तो इसलिए शरीर का भी कोई परिचय नहीं था। मेरे पढ़ने में जो आया था उसमें इसकी कोई जानकारी नहीं आई थी। 10वीं क्लास की परीक्षा होने के बाद में मैं एक डॉक्टर के यहां गया था और उनके यहां मराठी में एक किताब मुझे पढ़ने को मिली। तब मुझे पहली बार पता चला कि यह महावारी नाम की चीज क्या होती है। और मेरे मन में इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इतने सालों तक मेरे माँ ने मुझसे झूठ बोला, मुझे कभी बताया नहीं कि ये कौवा छूने का मतलब क्या होता है। मैं कितने सालों तक कौवे उड़ाते रहा, जबकि कौवे का इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। तो ये जानकारी सब बच्चों को देना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा विचार करता हूं कि मेरे जैसा इतना पढ़ने वाला, होरेशियस रीडर होने वाला व्यक्ति, इतना अच्छा वातावरण प्राप्त होने वाला व्यक्ति अगर इतना अज्ञानी हो सकता है इस क्षेत्र में, क्योंकि इन चीजों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है ऐसा लोगों को लगता है। बच्चों तक ये पहुंचना नहीं चाहिए ऐसा लोगों को लगता है। और इस कारण अज्ञानवश कई चीजें हमारे जीवन में कायम रहती है। ये तो ठीक है, उसमें कोई किसी का नुकसान होने की बात नहीं थी। लेकिन मेरा काफी लड़के लड़कियों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं पहले से। कई लड़कियां फोन कर कर पूछती है, आकर पूछती है, स्तनों के बारे में पूछती है। तब मुझे आश्चर्य लगता है कि ये चीज तो इसने अपनी माँ से पूछनी चाहिए, लेकिन वो माँ से नहीं पूछ सकती है। उसको लगता है सर को ज़्यादा अच्छा मालूम है, सर को अपने पूछना चाहिए। और कई दिनों से ये प्रेशर लेकर वो घूम रही थी कि मेरे एक स्तन ज़्यादा बड़ा है, दूसरा स्तन बढ़ नहीं रहा है, तो क्या मेरा ऐसा ही रहने वाला है, ये डिफॉर्म है कि क्या है। तब मुझे कहना पड़ा कि ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का एक स्तन बहुत जल्दी बढ़ता है, थोड़ा सा दूसरा धीरे धीरे बढ़ता है। इसके बारे में चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। ये बातें समझाने की आवश्यकता है। ये केवल लड़कियों को समझाना आवश्यक है ऐसा नहीं है। उनको माहवारी क्या है, स्तनों के बारे में, शरीर के बारे में, कैसे कैसे बदलाव उनमें आते हैं, उसके साथ में साइकोलॉजिकल बदलाव भी आते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है। आकर्षण मन में पैदा होता है विरुद्ध सेक्स के बारे में, इसकी भी जानकारी देना आवश्यक है। और इसको एक हद से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, एक फेज है, इसकी भी हमको जानकारी देनी चाहिए। उसी के अनुसार पुरुषों को, जिसको हम नाइट फॉल कहते हैं, स्वप्न दोष कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है। अब मैं खुद एक ब्रह्मचारी आश्रम में पला बड़ा। विनोबा जी के आश्रम से मेरा बहुत ज्यादा अच्छा संबंध था। ब्रह्मचर्य है जीवन वगैरह वगैरह कई किताबें पढ़ी थी। और जो मेरे ब्रह्मचारी काका लोग थे वो मुझे बार बार समझाते थे कि शाम को पानी नहीं पीने का, कम पीने का, नहीं तो फिर वो क्या होता है, नाइट फॉल होता है, वीर्य नाश होता है, और वीर्य नाश ये तो जीवन नाश होता है। मैं कई कोशिश करता था, फिर भी रात में जो होना कभी कभी हो जाता था। होने के बाद में मैं अस्वस्थ 2-4 दिन, कुछ तो भी मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे शरीर का बहुत नुकसान हुआ है, और सही में महसूस करता था कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। वो फेज जब मुझे याद आती है तब मुझे फिर गुस्सा आता है। कितना अज्ञान, क्यों, किस लिए, ये गलत जानकारी। ठीक है, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, इसलिए शायद मुझे गलत जानकारी मिली,
लेकिन बाकी लोग तो नॉर्मल अवस्था में जीते हुए, उनको कहाँ ये जानकारी दी जाती है। क्योंकि मेरी मित्रों के साथ में चर्चा कभी कभी एक आधे बार हो जाती थी, तो वो कहते थे हमको भी हुआ है, हमको भी, फिर इसलिए तो दुबले पतले हो रहे हैं। हालांकि वो बढ़ने की उम्र होती है, ये बढ़ने की उम्र में थोड़ा सा दुबला पतला होना आवश्यक होता है, ये नॉर्मल फेज होती है। ये भी ध्यान में नहीं आता था उसके पीछे का कारण ये जो जिसको हम वीर्यनाश कहते हैं वो कारण है, ऐसा हम मानते थे। ये भी एक अज्ञान है। तो हमारे बच्चों को हमको समझाना पड़ेगा कि ऐसा नाइटफॉल होना ये नॉर्मल और नेचुरल है। जो भी हमारे शरीर में अतिरिक्त प्रमाण पर वीर्य पैदा होता है, वो अगर उपयोग में नहीं आता है तो वो वेस्ट मटेरियल है। तो नेचर ही ऐसी व्यवस्था करता है कि वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाए। उसके लिए नाइटफॉल की प्रक्रिया होती है। ये नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये भी हमको, ये बच्चों को ठीक ढंग से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, इसकी उनको जानकारी देनी पड़ेगी। और ये सब जो जानकारी है वो पूरी तरह से बालिग होने के पहले उनको मिलनी चाहिए, यानी उनके जीवन में ये चीज आने के पहले मिलनी चाहिए। या फिर हमारे घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चों के जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है तो आकर हमसे पूछे, हमसे सवाल करे, इस बारे में जानकारी प्राप्त करे। कम से कम ऐसा वातावरण हमारे घर में होना चाहिए। अभी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई बहन दोनों के साथ में ये चर्चा घर में होनी चाहिए, अलग अलग चर्चा नहीं करनी चाहिए। जैसे ही बच्चे 10-12 साल के होने लगते हैं तो उनको बाकी भी जानकारी देना आवश्यक है, जो उनसे डायरेक्टली उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी नहीं, ऐसी भी जानकारी देना आवश्यक है। जैसा कि मास्टरबेशन क्या होता है। अब यह गंभीर बात है। माँ बाप किस ढंग से अपने बच्चों के सामने इस बारे में बोलेंगे, ये कई माँ बाप को बहुत कठिन बात लगती है, लेकिन इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। मास्टरबेशन क्या होता है, ये ऑर्गन स्टिमुलेशन क्या होता है, होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, लेस्बियनिज्म क्या होता है, वेश्या व्यवसाय क्या होता है, इसकी जानकारी हमारे 10-12 साल के, 13-14 साल के बच्चों को मिलनी चाहिए। ये इसलिए आवश्यक होता है कि समाज में ये चीजें वो देखते रहते हैं, वेश्या शब्द सुनते रहते हैं, वेश्या व्यवसाय के बारे में कभी कभी पेपर्स में न्यूज पढ़ते रहते हैं, टीवी पर देखते रहते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है इसकी जानकारी नहीं होती है, और कुछ तो भी अलग अलग ढंग की कल्पनाएं उनके दिमाग में हो सकती है, अगर है तो। आजकल तो बड़े पैमाने पर ये सभी जानकारियां उपलब्ध होती है, शायद इसलिए उनको अच्छे ढंग से जानकारी हो भी, फिर भी इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो वो सही है कि नहीं, ये जांचने के लिए भी ये चर्चा उपयुक्त होगी। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ये चर्चा होगी। जब भी हम बच्चों के साथ में सेक्स इस विषय पर बातचीत करते हैं तो वातावरण बहुत सहज होना चाहिए, बहुत कैजुअल होना चाहिए, बहुत सीरियस वातावरण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई मजाक का विषय है ऐसा भी वातावरण नहीं होना चाहिए। एक सहज वातावरण होना चाहिए, बच्चे आपसे इजीली सवाल पूछ सके, इस ढंग का वातावरण होना चाहिए। अब हो सकता है कि सेक्स ये विषय इतना महत्व का है कि शायद आपको भी इस विषय में जानकारी कम हो, क्योंकि हमारे बच्चे जब सवाल पूछना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में इतने अलग अलग सवाल आते हैं कि कई सवालों का जवाब शायद हमें पता नहीं है। तब हमें बहुत ही नम्रता से यह कहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे आज तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस हफ्ते में इस सब विषय की जानकारी प्राप्त करता हूं और उसके बाद में तुमसे बात करता हूं। इस ढंग से सही जानकारी प्राप्त करो और साइंटिफिक जवाब ही उनको दो। और जब भी ये सेशन हम लेते हैं, सेशन होता है, उसके बाद में आपने जो बातें उनको समझाई वो ठीक उनको समझे नहीं समझे, इसके बारे में चर्चा करो। अगर नहीं समझा है तो फिर से समझाने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद में बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग सवाल पूछने की जो उनकी क्षमता है उसको प्रोत्साहित करो।
ये सब वातावरण आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले ही कहा कि आप तो कुछ सवाल आपके सामने आए उसका फायदा उठाकर ये सेशन लो, या फिर घर में दो शरीर के चार्ट लेकर आओ, स्त्री का या शरीर का, पुरुष के शरीर का, वो चार्ट लगा दो, उस बहाने ये शुरुआत करो। या फिर कभी कभी पेपर में या टीवी पर कोई न्यूज़ आती है, उसके आधार पर ये चर्चा घर में शुरू करो और उसी को सेशन बना डालो। इस ढंग से ये जानकारी हमारे बच्चों के साथ में बांटना बहुत आवश्यक है। इसी को हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं। और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे अगर इंग्लिश अच्छा पढ़ते हैं तो उनकी उम्र 15 साल और 16 साल की होते ही उनके हाथ में इस विषय का एक बढ़िया किताब सौंप दो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके बच्चे जैसे ही 16 साल पूरे करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके हाथ में मास्टर्स एंड जॉनसन्स ऑन सेक्स एंड ह्यूमन लविंग जैसी किताब दो, जिसमें उनको जन्म से लेकर तो मृत्यु तक की पूरे सेक्सुअलिटी की अच्छी जानकारी उन तक पहुंच जाए। वो पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करो। केवल पढ़ने के लिए उनके हाथ में मत दो, उनसे कहो कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ समझता नहीं है, तो मेरे साथ आप चर्चा कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कम से कम हमारे बच्चे शादी करने के पहले तो भी इस ढंग की किताब पूरी तरह से पढ़ लें। ये देखो, आज के जीवन में ये बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, ये जो हमारा आज का विषय था सेक्स एजुकेशन, उसके बारे में जो कुछ महत्व की बातें मुझे आपके सामने रखनी थी वो मैंने आपके सामने रखी है। इसके बाद में काफ़ी बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके सवाल जवाब के जरिए हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाएंगे। सेक्स एजुकेशन ये बहुत ही महत्व का विषय है और कम से कम आज के ज़माने में ये जिम्मेदारी हमको ही निभानी है, अभिभावक, गार्डियंस, इस रिश्ते से, और वो हमने बहुत अच्छे ढंग से निभानी चाहिए। मित्रों, मैं बहुत विस्तार से इसके डेप्थ में नहीं गया, क्योंकि सेक्स ये विषय, पति पत्नी संबंध, सेक्स ये विषय बहुत विस्तार से मैं लेने वाला हूं, तब उसकी बहुत बारीकियों में जाऊंगा। अभी जो विषय लिया है वो केवल बच्चों तक, 10-12 साल के बच्चों तक हमने क्या उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की उनको हमने जानकारी देनी चाहिए, यही तक सीमित था और यही सीमा में ये विषय मैंने आपके सामने रखा है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।